हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपको अपने YouTube चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप पर मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का जो लेक्चर है वह बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी में है। तो यदि आप बीपीएससी 65 का मेंस दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जो ऑप्शनल का है वह एंथ्रोपोलॉजी है, यानी कि मानव शास्त्र या मानव विज्ञान है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यदि आप 66 बीपीएससी देना चाह रहे हैं और उसमें भी आप ऑप्शनल के रूप में एंथ्रोपोलॉजी को रखना चाह रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनने के तरीके। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि जनजातीय समाज में जो जीवन साथी जो चुना जाता है, जीवन संगी जो चुना जाता है, वह किस प्रकार से चुना जाता है, उसके लिए क्या क्या जो है तरीके हैं और किन तरीकों से उनको चुना जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल में इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहला क्या है कि जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको जो शुरुआत करना होता है किसी भी क्वेश्चन का, वो एक अच्छा सा भूमिका से करना होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक अच्छा सा भूमिका इस प्रश्न के लिए क्या हो सकता है। कि प्रश्न आ जाता है कि जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनने के क्या तरीके हैं, उन तरीकों का विवेचनात्मक रूप से विवेचना करें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसका भूमिका आपको इस तरह से लिख सकते हैं कि जनजातीय समाज कठोर वातावरण में जीवन यापन करता है। हम लोगों को पता है कि जनजातीय समाज है वो क्या करता है, कठोर वातावरण में जीवन यापन करता है। ऐसे वातावरण में जीने के लिए एक अस्थायी जीवन साथी का होना अति आवश्यक है। तो कठिन वातावरण में उनका जीवन यापन होता है और इन जीवन यापन में वो जो है एक अस्थायी जीवन साथी का होना क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए उचित जीवन साथी का चुनाव कर विवाह के माध्यम से, किसके माध्यम से, विवाह के माध्यम से परिवार बसाकर, अब विवाह जब होगा उसका क्या होगा, एक परिवार होगा। तो परिवार बसाकर नातेदारी के सहयोग से जब विवाह होगा, परिवार होगा और परिवार से क्या होगा कि आपका नातेदारी होगा। ठीक है, तो नातेदारी के सहयोग से जीवन को सरल तथा आनंदमय बनाया जाता है। तो यह हो गया एक अच्छा सा भूमिका। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के प्रारूप को समझते हैं। जब देखिए आप आंसर लिखे मेंस में तो क्या करना है कि आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें और उस प्रश्न को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दें। ठीक है, तो 1 2 3 4 खंडों में जब विभाजित कर देते हैं तो आंसर राइटिंग का जो आपका जो तरीका है वह क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग बताएंगे कि कितने तरीके हैं जीवन साथी चुनने के। तो उसमें मजुमदार, मदन एवं दुबे के अनुसार, अब देखिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जब मेंस का राइटिंग लिख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी का यदि आप लिख रहे हैं तो उसमें मानव शास्त्रियों के नामों का समावेश करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप मानव शास्त्रियों के नाम का समावेश करते हैं तो आपका जो मूल्यांकन होगा कॉपी का वह औरों से बेहतर हो जाएगा। यदि औरों को मान लेते हैं कि 50 में से 40 मिल रहा है तो आपको 43 से 45 के रेस में आ जाएगा, 43 to 45। तो क्या होगा कि आप जो है मानव शास्त्रियों के नाम का समावेश करें। हालांकि थोड़ा सा कठिन होता है शुरुआत में, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, बहुत मजा भी आएगा आपको। और ये क्वेश्चन यदि एग्जाम्स में आएंगे तो आपको लिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से लिखा जाएगा। तो क्या है कि मजुमदार, मदन एवं दुबे महोदय के अनुसार जनजातीय समुदाय में जीवन साथी प्राप्त करने के निम्नलिखित 8 तरीके पाए जाते हैं। कितने तरीके पाए जाते हैं, 8 तरीके पाए जाते हैं। आइए हम लोग पहले कितने तरीके जो है 8 तो तरीके हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग डील कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहला जो है 8 तरीकों में पहला है आपका परीक्षा विवाह। क्या है, परीक्षा विवाह है। दूसरा है आपका परिवीक्षा विवाह। देखिए परीक्षा विवाह और परिवीक्षा विवाह दोनों अलग है और दोनों एक दूसरा का अपोजिट नहीं है, दोनों ही बिल्कुल ही अलग है। तो हम लोग आगे जब इसको डील करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नेक्स्ट है आपका वधू मूल्य विवाह।
अगला है सेवा विवाह, फिर पांचवा है आपका हरण विवाह, और छठा जो तरीका है वह है आपका विनिमय विवाह, सातवां है आपका सहपलायन विवाह, और आठवां जो प्रकार है वह है आपका हठ विवाह। इस प्रकार से 8 जो प्रकार हैं वह विवाह के बताए गए हैं जनजातीय समुदाय में जीवन साथी चुनने के। किस प्रकार से वे जीवन साथी चुन के विवाह करेंगे, तो वो 8 प्रकार बताए गए। किनके अनुसार, तो मजुमदार, मदन एवं दुबे महोदय के अनुसार। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या जाना इस क्वेश्चन में। सबसे पहला जाना भूमिका लिखना, एक अच्छा भूमिका। उसके बाद कितने तरीके होते हैं वो जान गए। अब जो है हम लोग एक एक करके उन तरीकों को देखते हैं, उस तरीका में आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहला है आपका परीक्षा विवाह। क्या है, परीक्षा विवाह है। देखिए जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि परीक्षा है, इसमें क्या होगा, जनजातीय समुदाय में क्या परीक्षा हो सकता है, शौर्य की परीक्षा होगी कि जो व्यक्ति है वह कितना बलशाली है, कितना शौर्यवान है, कितना वीर्यवान है। तो इन सब बातों का वो परीक्षा करते हैं। तो यह परीक्षा किस प्रकार से होता है, तो आइए देख लेते हैं परीक्षा विवाह में आखिरकार होता क्या है। सबसे पहला है इसमें व्यक्ति के शौर्य की परीक्षा होती है और पुरस्कार स्वरूप मन चाही लड़की से विवाह की छूट मिलती है। क्या होता है, इस परीक्षा में जो भाग लेते हैं ऐसे व्यक्ति भाग लेते हैं जो विवाह करना चाहते हैं, और इस परीक्षा को पार कर लेते हैं, उनका विवाह मन चाही लड़की से कर दिया जाता है, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए आखिरकार परीक्षा में क्या क्या परीक्षाएं होती है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वह है आपका गोल गाधेरो उत्सव। यानी उत्सव एक होता है गोल गाधेरो, और उस उत्सव में क्या होता है कि आयोजन किया जाता है परीक्षा का। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। आपका पॉइंट है कि गुजरात के भील जनजाति में होली के अवसर पर गोल गाधेरो उत्सव मनाया जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि इस गोल गाधेरो उत्सव में आखिरकार क्या जो है परीक्षा का स्वरूप होता है। तो देखिए इस गोल गाधेरो उत्सव में क्या किया जाता है, किस प्रकार से एक खंभा बना दिया जाता है, खंभा को गाड़ दिया जाता है। या क्या है, मान लीजिए ये खंभा है आपका, ठीक है, और इस खंभे में क्या किया जाता है, एक पोटली लटकी होती है। मान लीजिए ये पोटली है, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है आपको, इसको अपने आंसर राइटिंग में समावेश करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बस समझ लीजिए। क्या है कि पोटली को लटका दिया जाता है और इस पोटली में नारियल और गुड़ डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, नारियल और गुड़ डाल दिया जाता है, यानी कि रख दिया जाता है। अब क्या होता है, इस गोल गाधेरो उत्सव यानी गोल गाधेरो गोल गोल घूमने वाला उत्सव होता है। इसके चारों ओर जो लड़कियां होती हैं जो विवाह के योग्य होती हैं, अविवाहित युवतियां इस खंभे के चारों ओर नाचती हैं। इनके हाथों में झाड़ू, कुछ छोटे मोटे डंडे जो भी होते हैं ये लेके वो नाचती रहती हैं। और क्या होता है कि जो विवाह के योग्य लड़के होते हैं, मान लीजिए एक विवाह के योग्य लड़का है, तो यह लड़का जो है इस घेरा को तोड़कर अंदर प्रवेश करके और इस खंभे के ऊपर से जो यह पोटली है नारियल और गुड़ वाली, इस पोटली को जो लड़का हासिल कर लेगा, ठीक है, जो लड़का इसको हासिल कर लेगा उसको क्या होगा कि मनचाही लड़की से विवाह करने की छूट मिल जाएगी। यानी कि वो वहां उपस्थित जो भी विवाह करने योग्य लड़की है उसमें से वो अपने इच्छा के अनुसार किसी से भी विवाह कर सकता है। तो यह एक तरीका हो गया, एक उत्सव हो गया गाधेरो उत्सव, परीक्षा का एक प्रारूप हो गया। यह किस जनजाति में, तो भील जनजाति में है। दूसरे जनजाति में भी क्या होता है, इसको अपनाया जाता है, वहां पे स्वरूप बदल जाता है। वहां पे परीक्षा का क्या होता है कि स्वरूप बदल जाता है। तो आइए हम लोग एक और उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा है कोमांचे जनजाति। क्या है, कोमांचे जनजाति है। देखिए आपको जनजाति का नाम याद होना चाहिए, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। इस वीडियो पे आधारित आप नोट्स बनाइए, और यदि इस वीडियो में जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो निःशुल्क पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप पर आपको मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप को टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए।
अब देखिए कोमांचे जनजाति में क्या है कि जो व्यक्ति कम से कम समय में, यहाँ पे देखिए परीक्षा का प्रारूप क्या हो गया है, बदल गया है कोमांचे जनजाति में। कोमांचे जनजाति में होता है कि जो व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक शिकार लड़की की मां को भेजता है, उसी का विवाह होता है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मान लीजिए कि कोई जो है, मान लीजिए एक लड़का है, अब इसका इच्छा हो रहा है कि हम विवाह करें, और यदि यह कोमांचे जनजाति का, किस जनजाति का है, कोमांचे जनजाति का है, इसको क्या करना होगा, मान लेते कि एक और लड़का है, दो लड़का को ले लीजिए, तभी तो कंपटीशन होगा परीक्षा का। आइए अब दो लड़के हो गए, एक ये है और एक ये है। अब क्या है कि दोनों में से जो कम समय में अधिक से अधिक शिकार लड़की की मां को, मान लेते कि एक लड़की है, ठीक है, अब इस लड़के से विवाह करने की इच्छा यह भी रखता है और यह भी रख रहा है, और दोनों कोमांचे जनजाति का है। तो इसको क्या करना होगा, लड़की की जो मां होगी, मान लेते हैं ये लड़की की मां है, तो लड़की की मां को इसको क्या करना होगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक शिकार देना होगा। चाहे मान लेते हैं इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो यदि ए दे दिया तो ए का विवाह क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। और यदि ए नहीं कर पाता है, ए जो है कम समय में अधिक से अधिक शिकार नहीं दे पाता है, तो फिर ए का विवाह नहीं होगा। यदि बी दे देता है तो क्या हो जाएगा, बी का विवाह हो जाएगा। तो यह हो गया आपका परीक्षा विवाह का स्वरूप। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो है आपका क्या है, परिवीक्षा विवाह। ठीक है, परिवीक्षा विवाह। अब देखिए परिवीक्षा विवाह में क्या है, इसमें हॉवेल के अनुसार, अब हॉवेल क्या है, तो हॉवेल एक मानव शास्त्री का नाम है। तो देखिए जहां पे भी मानव शास्त्रियों के नाम का समावेश आवश्यक है तो आप वहां पे कीजिए। जैसे देखिए परिवीक्षा विवाह है, तो हॉवेल के अनुसार इन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन के उपरांत इन्होंने बताया कि हॉवेल के अनुसार इस प्रकार के विवाह यानी कि परिवीक्षा विवाह के माध्यम से संतान उत्पत्ति की क्षमता का पता लगाया जाता है। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये जो परिवीक्षा विवाह है, इस विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है संतान उत्पत्ति की क्षमता का पता लगाना। ठीक है, अब देखिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, कुकी जनजाति और दार्लुंग जनजाति। ठीक है, दार्लुंग एवं कुकी जनजाति, दार्लुंग एवं कुकी जनजाति में विवाह के पूर्व लड़का लड़की एक साथ रहते हैं। विवाह के पूर्व क्या करते हैं कि लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और संतान उत्पत्ति के उपरांत विवाह करते हैं। संतान उत्पत्ति के उपरांत विवाह करते हैं, अर्थात समझ में आ गया ना कि संतान उत्पत्ति की क्षमता का पता किसमें लगाया जाता है, तो परिवीक्षा विवाह में। किसने कहा था, ये किसके अनुसार है, तो हॉवेल के अनुसार है, और किस जनजाति में होता है, दार्लुंग एवं कुकी जनजाति में। इस प्रकार से जो है परिवीक्षा विवाह में क्या होता है कि विवाह से पूर्व जो लड़का है और लड़की है एक साथ रहेंगे, और यदि उस दौरान संतान उत्पत्ति हो जाती है तो फिर उन दोनों का विवाह हो जाएगा। और यदि नहीं होती है तो लड़का के द्वारा क्या किया जाता है, जो विवाह करने योग्य लड़का होता है उस लड़का के द्वारा उचित क्षतिपूर्ति देकर इससे अलग हो जाया जाता है। वो क्या होता है, किससे अपने आप को अलग कर लेता है। ठीक है, तो दो समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, वधू मूल्य विवाह। अब देखिए वधू मूल्य विवाह क्या है, इसको कुछ मानव शास्त्रियों के द्वारा क्रय विवाह की भी संज्ञा दी गई है। क्रय विवाह, तो आइए देख लेते हैं कि ये वधूमूल्य विवाह या क्रय विवाह क्या होता है। तो जीपी मर्डक के अनुसार, जीपी मर्डक यहाँ पे मानव शास्त्री है, तो जीपी मर्डक के अनुसार वर पक्ष यानी कि लड़का पक्ष वाले को वधू पक्ष यानी कि लड़की पक्ष वाले को जो है उनके माता पिता को यानी कि वधू प्राप्त करने के लिए क्या होता है, इसमें जीपी मर्डक के अनुसार वर पक्ष को वधू प्राप्त करने के लिए लड़की के माता पिता को धनराशि, जानवर, अनाज देना ही वधूमूल्य विवाह है। क्या होता है, जीपी मर्डक ने अपने अध्ययन के उपरांत बताया कि जनजातीय समाज में जो वर पक्ष के होते हैं यानी कि लड़का पक्ष के जो होते हैं उनको वधू की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है कि लड़की के माता पिता को, देखिए यहाँ पे उल्टा है, लड़की के माता पिता को धनराशि प्रदान की जाती है, जानवर प्रदान किया जाता है,
अनाज प्रदान किया जाता है, और यह जो प्रदान करने की प्रक्रिया है और उसके उपरांत विवाह होता है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? वधू मूल्य विवाह कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि क्यों प्रदान किया जाता है। हमने पहले ही बताया कि जनजातीय समाज क्या होता है कि कठिन जीवन यापन करते हैं, तो उस समाज में लड़का और लड़की दोनों का जो श्रम का जो ये होता है, दोनों का जो श्रम होता है वो क्या होता है कि बराबर होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि लड़की के पक्ष वाले को हानि हो जाता है। मान लेते हैं कि लड़की पक्ष में एक लड़का था, एक लड़की थी, माता पिता के एक पुत्र थे, एक पुत्री थी। क्या होता है इसमें कि ये दोनों मिलके और दो इनके माता पिता, मान लेते हैं ये हो गए फादर और ये होगी मदर, तो 4 लोग हो गए इस परिवार में, इस जनजातीय परिवार में 4 लोग हो गए। अब क्या होता है कि कोई भी काम जो है ये चारों मिलके करते हैं, कोई भी काम ये चारों क्या करते हैं कि मिलके करते हैं। अब क्या हो गया कि लड़की का विवाह हो रहा है, तो लड़की यहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इस परिवार में तब 3 ही लोग बचे हैं, तो 3 ही लोग बचे हैं तो क्या होगा? इस परिवार के उत्पादन क्षमता पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये चारों मिलके जाते थे शिकार करने के लिए और 2 शिकार पकड़ के लाते होंगे। अब ये नहीं है, हो सकता है कि लड़की बहुत अच्छी होगी शिकार मारने में, तो अब लड़की यहां से चली गई तो अब क्या होगा? हो सकता है कि एक ही शिकार आए या नहीं भी आए। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए जनजातीय समाज में क्या होता है कि लड़की पक्ष को यानी कि वधू पक्ष को वर पक्ष के द्वारा यानी कि लड़का पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? धनराशि प्रदान की जाती है, जानवर प्रदान किए जाते हैं, अनाज प्रदान किए जाते हैं, और यह प्रदान के उपरांत विवाह संपन्न होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वधू विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वधू मूल्य विवाह को समझ लिया। तो सेवा विवाह जो है तरीका, इसमें क्या है कि मर्डक महोदय के अनुसार कन्या मूल्य नहीं दे सकने की स्थिति में लड़का अपने भावी ससुर के यहाँ यानी कि अपने ससुर के यहाँ एक निश्चित अवधि तक कार्य करता है, उसके उपरांत ही विवाह होता है। क्या होता है सेवा विवाह में? नाम से ही क्या है यहाँ पे? सेवा। तो नाम से ही लग रहा है कि इसको क्या करना होगा? सेवा करना होगा। तो क्यों सेवा करना होता है? इसका कारण क्या होता है? कन्या मूल्य, यानी कि वह लड़का यदि वधू मूल्य देने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसको क्या करना होता है कि अपने ससुर के यहाँ यानी जो उसका ससुर होगा उसके यहाँ पे जाके उसको एक निश्चित अवधि तक क्या करना होगा कि कार्य करना होगा, काम करना होगा। उसके उपरांत जो है उस लड़के का विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं अलग अलग जनजातियों में। तो बात करें हम यदि बैगा जनजाति का, किसका? बैगा जनजाति का। तो बैगा जनजाति में जो सेवारत पति होते हैं, यानी कि सेवारत पति से यहाँ क्या मतलब हो गया कि वह लड़का जो पति बनेगा वह क्या कर रहा है कि सेवा कर रहा है। यदि वो बैगा जनजाति का है तो बैगा जनजाति में जो सेवारत पति होता है उसको लमसेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लमसेना। ठीक है। तो यह उदाहरण हो गया बैगा जनजाति का। अब हम लोग आगे को उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा जो उदाहरण है वह है आपका गोंड जनजाति का। किस जनजाति का? गोंड जनजाति का। तो गोंड जनजाति में जो सेवारत पति होते हैं, जो सेवा कर रहे होते हैं पति बनने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? लमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लमाना कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से सेवा विवाह संपन्न हो गया। अब हम लोग अगला प्रक्रिया देखते हैं, हरण विवाह। क्या है? हरण विवाह। देखिए हर एक विवाह में जो है प्रक्रिया में कमोबेश मानव शास्त्री का नाम आ जाता है। तो आपको इसको क्या करना है, वीडियो के 1 से 2 बार देखिएगा और खुद का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो ये समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको ये नाम याद हो जाएंगे। तो हरण विवाह में क्या है कि मैकेलन के अनुसार, मैकेलन जो है उनके अनुसार यह जो है विवाह की सबसे प्राचीनतम तरीका है। यह हरण विवाह जो है वह विवाह की सबसे प्राचीनतम तरीका बतलाया है। किसने बतलाया है? तो मैकेलन ने बताया कि मैकेलन के अनुसार हरण विवाह क्या है? वो सबसे प्राचीन प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं कि किस जनजाति में यह विवाह देखने को मिलता है। तो आपका हो जाएगा यह जो है हो, गोंड, खड़िया, संथाल, मुंडा, बिल्होर, भील, नागा आदि जनजाति में यह देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए हो जनजाति की भी हम बात करें, किस जनजाति की, हो जनजाति की, तो हो जनजाति में जो है हरण विवाह को ओपर टीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपर टीपी। इस विवाह प्रक्रिया को यानी कि हो जनजाति में जो विवाह किया जाता है हरण विवाह के माध्यम से, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ओपर टीपी कहा जाता है। तो यह हो गया आपका हरण विवाह के बारे में। अब जो है हम लोग इसका जो प्रक्रिया है उसका छठा स्वरूप हम लोग देखेंगे। तो छठा स्वरूप क्या है आपका, विनिमय विवाह है। कौन सा विवाह है, विनिमय विवाह। देखिए नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे विनिमय होगा यानी कि एक्सचेंज होगा। तो क्या एक्सचेंज होगा, इसमें क्या होता है कि कन्या मूल्य यानी कि वधु मूल्य, कन्या मूल्य को क्या कहते हैं, वधु मूल्य कहते हैं। वधु मूल्य क्या हो गया कि आपका कन्या मूल्य हो गया। और वधु मूल्य से बचने के लिए क्या होता है कि विनिमय विवाह का सहारा लिया जाता है। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि इधर क्या है कि एक भाई है और इसकी एक बहन है, ठीक है। एक दूसरा परिवार है, उसका भी एक भाई और एक बहन इस तरह से है। अब यहां पे एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या होगा कि यह जो लड़का है क्या करेगा कि इसके बहन से शादी कर लेगा, ठीक है। और यह क्या करेगा, इससे कर लेगा, इस दोनों के बीच। तो यह क्या हो गया कि यहाँ पे बदला बदली हो रहा है, यानी कि अदला बदली हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसको क्या कहा जाता है, विनिमय विवाह कहा जाता है। यह भी वधु मूल्य से बचने के लिए किया जाता है। एक तो वधु मूल्य से बचने के लिए क्या किया जाता है, सेवा विवाह किया जाता है। और एक और क्या है आपका विनिमय विवाह, यानी कि अदला बदली करके विवाह कर लिया जाता है। अब देखिए यह विवाह का जो स्वरूप है वह दक्षिण भारत के, जब उराली जनजाति की बात करें, किस जनजाति की बात करें, दक्षिण भारत के उराली जनजाति की। इसमें क्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या समस्या है कि जिस लड़के को बहन नहीं होता है, ठीक है, जिस लड़के को बहन नहीं होता है उसे अविवाहित रहना पड़ सकता है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। यानी कि जिस लड़के को बहन नहीं हुई हो है तब तो क्या हो जाएगा, बेचारे को अविवाहित रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही एकदम यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन में क्या होगा, तो भ्रूण हत्या की समस्याएं जो वर्तमान समाज में है वो समस्या क्या होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। यदि वर्तमान समय में ये रहता, लागू रहता, सभी समाज में दिया रहता, तो भ्रूण हत्या की जो समस्या है वो क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि हर किसी को डर रहेगा कि भाई यदि लड़की नहीं रहेगी, बहन नहीं रहेगी तो विवाह तो होगा नहीं। तो ठीक है, तो यह क्या है कि जनजातीय समाज के बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मतलब कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहां तक तो समझ में आ गया होगा विनिमय विवाह क्या है। अब हम लोग बात करते हैं सहपलायन विवाह की। किस विवाह की, सहपलायन विवाह की। ध्यान से समझिएगा। देखिए सहपलायन विवाह होता क्या है। अगर हम बात करें जनजातीय समाज में, तो जनजातीय समाज में युवा गिरी होता है। क्या होता है, युवा गिरी होता है। और इस युवा गिरी में क्या होता है कि लड़के लड़कियां सभी रहते हैं और यहीं से कमोबेश जो शादी विवाह का जो कुछ प्रक्रिया होता है यहीं से पूरा कर लिया जाता है। यानी कि आपसी समझ से, आपसी इच्छा से, यानी कि एक दूसरे की इच्छा के अनुकूल विवाह हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समस्याएं हो जाती है। मान लिया कि अंतर विवाह का समस्या हो गया या बहिर्विवाह का समस्या हो गया, या यह भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि दो परिवार है, इसी पे समझ लीजिए दो परिवार है। अब इस दोनों के बीच में, दो परिवार है और इस दोनों के बीच में क्या है कि झगड़ा चल रहा है। अब झगड़ा चल रहा है तो विवाह तो होगा नहीं। तो झगड़ा की स्थिति में क्या होता है कि विवाह की सहमति परिवार वाले नहीं देते हैं। अब क्या हो गया, विवाह की सहमति तो नहीं मिली, लेकिन अब क्या किया, लड़का लड़की गांव छोड़कर, यानी जिस गांव के वो थे उस गांव को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और यह विवाह क्या हो गया, सहपलायन, यानी कि साथ मिलके चलो यहां से विवाह कर लेते हैं। तो सहपलायन कर लेते हैं, यानी कि सहपलायन विवाह इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण यदि आप देखिएगा तो छोटा नागपुर की जो हो जनजाति है, छोटा नागपुर में जो हो जनजाति है वह इस विवाह को किस नाम से जानती है या क्या कहती है, वो कहती है कि राजी खुशी विवाह। यानी कि चलो बढ़िया हुआ, राजी खुशी से विवाह हो गया। यानी कि छोटा नागपुर की जो हो जनजाति है
वह सहपलायन विवाह को क्या कहती है? राजी खुशी विवाह कहती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग अगला स्वरूप देख लेते हैं जो विवाह का है, वो है आपका हठ विवाह, और यह आठवां और अंतिम है। आठवां और अंतिम है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें लड़की के द्वारा, कोई लड़की है, मान लीजिए यह एक लड़की है, अब इस लड़की के द्वारा जबरन किसी खास लड़के से, मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, अब इस लड़का से क्या करती है कि खास लड़के से विवाह करने की प्रक्रिया हठ विवाह कहलाती है। अब यह क्या करती है लड़की, इस लड़का से विवाह करने के लिए हठ करना प्रारंभ कर देती है। अब इस दौरान क्या होता है कि यह लड़की जो है इस लड़के के घर में जबरदस्ती आ जाएगी। क्या करेगी? यह जो लड़की है इस लड़के के घर में जबरदस्ती आ गई। अब जबरदस्ती आ गई तो इस लड़के के जो परिवार वाले होंगे क्या करेंगे? इस पे यातना करते हैं। ठीक है, यातना करते हैं, और इस यातना पे भी सह लेती है। यानी कि मान लीजिए इसको थोड़ा बहुत पीट भी दिए या खाना नहीं दिए, जो भी हो, इस प्रकार से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत यातना देते हैं और इसको यदि सह लेती है, तब क्या होता है? उसके उपरांत इस लड़की का जो विवाह है वह इस लड़के से कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह विवाह की जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हठ विवाह कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं अलग अलग जनजातियों में क्या कहा जाता है। यदि हम बात करें संथाल जनजाति की, किस जनजाति की? संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति में जो हठ विवाह होता है वह निर्वोलोक कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वोलोक कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा होगा, हालांकि आप लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ऐसे नामों से तो आप अवगत हो ही गए होंगे, और यदि पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। अब हम देख लेते हैं दूसरा उदाहरण। तो हो जनजाति में जो है हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जनजातीय जो समाज है उसमें जीवन साथी चुनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जाना। तो हम लोगों ने इसमें भूमिका देख लिया, उसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो देख लिया। अब क्या करते हैं कि अच्छा सा निष्कर्ष होना चाहिए। तो हम निष्कर्ष के लिए लिख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमने देखा, विवाह का जो स्वरूप देखा वह प्राचीनतम स्वरूप है, लेकिन वर्तमान समय में यह इस स्वरूप में परिलक्षित नहीं होता है। इनके भी समाज में शिक्षा का विकास हो गया है, सांस्कृतिक विकास हो गया है, और बाहरी लोगों का कुछ हस्तक्षेप भी हो गया है, जिस कारण से ये लोग क्या हो गए हैं? अन्य संस्कृति से भी घुल मिल गए हैं, और अपने जो प्राचीनतम थे वो अब उस स्वरूप में देखने को नहीं मिलता है। और अगर कहीं होता भी है तो वह प्रतीकात्मक स्वरूप का होता है। यानी मान लीजिए हरण विवाह है तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप का हरण विवाह कर लिया गया, हठ विवाह की प्रक्रिया से एक प्रतीकात्मक स्वरूप में कर लिया गया। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको जो है आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी एक अच्छा सा कंटेंट उपलब्ध हो जाए। क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया था कि YouTube पे इस तरह का उपलब्ध नहीं है, आप वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। और यदि PDF मिलने में वहां पे कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो पे कि PDF नहीं मिल रहा है, तो हम उसके बाद तुरंत PDF डाल देंगे ताकि आपको आसानी से मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।